दोस्तों, अगर आप मात्र 3 से 3.5 महीने में आलू की खेती से बहुत अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो आज मैं आपको आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और कुछ बातें ऐसी भी बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, जिससे आप जितना उत्पादन अब तक निकाल रहे थे उससे 15 से 20% ज़्यादा पैदावार आप पहले से कम खर्च में आसानी से निकाल पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आलू की बुआई का सबसे बेस्ट समय कौन सा है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, खाद एवं उर्वरक कब और कैसे देना है जिससे उत्पादन बहुत अच्छा मिले, वैरायटी कौन सी लगानी है, बीज की मात्रा कितनी रखनी है, बीज उपचार कैसे करना है जिससे आपके जो चेचक रोग होता है, जड़ गलन और जो कंद गलन होता है उससे आपको छुटकारा मिल सके, बुआई कैसे करनी है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, कौन कौन सी आपको दवाएं डालनी है खरपतवार नियंत्रण के लिए, सिंचाई के समय क्या डालना है ग्रोथ के लिए, कैसे स्प्रे देना है, कौन सा स्प्रे देना है, कंद के विकास के लिए क्या देना है, रोग और कीटों से बचाव कैसे करना है, लागत प्रति एकड़ कितनी आ जाएगी और उत्पादन प्रति एकड़ कितना निकलेगा आएगा, साथ ही साथ प्रॉफिट कितना आप निकाल पाएंगे लास्ट में जब आपका उत्पादन होगा तो प्रॉफिट कितना निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, क्योंकि जो एक नया फीचर आ गया है हाइप करने का, उसको आपको जरूर करना है। जब आप लाइक करेंगे तो वहां पर हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर कीजिएगा दोस्तों, टोटली फ्री है, आपको करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की बुआई का सही समय। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको बम्पर पैदावार लेनी है आलू की तो सबसे मायने जो रखता है वो रहता है बुआई का सही समय। अगर आप 20 अक्टूबर से लेकर के और 10 नवंबर के पहले पहले अगर आप आलू की बुआई कर देते हैं तो बहुत अच्छा आप उत्पादन निकाल पाएंगे। जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं वो आप अप्लाई करेंगे तो आपको बताएंगे लास्ट में कितना आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिट्टी की अगर बात करें तो आप जो बलुई मिट्टी होती है उसमें जो आलू का उत्पादन है बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन आप जो बलुई मिट्टी है उसमें आपका जो जीवांश खाद है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, यानी गोबर की खाद, कंपोस्ट वगैरह आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तब आप अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। नहीं तो बलुई दोमट जो मिट्टी होती है उसमें बहुत अच्छा उत्पादन निकल के आता है। काली मिट्टी में भी आप कर सकते हैं, लाल मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन निकल के आता है वो बलुई दोमट मिट्टी में निकल के आता है। दोस्तों अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो देखिए, आलू की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें आप जितनी भुरभुरी मिट्टी अच्छी बना लेंगे अपने खेत की, उतना ही अच्छा आपका जमाव होगा आलू का और उतनी ही अच्छी आप पैदावार ले पाएंगे। आलू का जो साइज है, कंद का जो साइज है वो भी बहुत अच्छा मेंटेन होकर निकलेगा। इसके लिए आपको एक तो गहरी जुताई करनी है, उसके बाद आप रोटावेटर से या जिस भी हल से चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छे से भुरभुरी एकदम मुलायम मिट्टी हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो दोस्तों आलू एक ऐसी फसल है जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होती है इसकी फर्टिलाइजर की, और खाद उर्वरक जो है आलू की फसल को बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 से 4 ट्राली आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो आप 15 से 20 कुंटल वर्मी कंपोस्ट जो होती है उसको आप डालेंगे तो आपके खेत में बहुत अच्छा उत्पादन निकल के आएगा। साथ ही साथ जो आपके उर्वरक होते हैं उनका भी आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होता है, तभी आप प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। आलू की एक खासियत होती है कि आप 1 किलो अगर आलू बोते हैं तो आप 10 से 15 किलो आलू निकाल सकते हैं, यानी जितना आप बीज डालेंगे उससे 10 से 15 गुना तक आप अपने खेत में आलू की पैदावार ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसल डोज में बुआई के समय आपको आखिरी जुताई में क्या मिलाना है, या तो आप देखिए हम आपको कई ऑप्शन बता रहे हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिएगा। आपको क्या करना है, डीएपी आपको लेनी है। यहाँ पर एक हम ये जितना भी डोज बताएंगे आपको 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं। डीएपी आपको कम से कम 3 बैग लेना है, यानी कि 150 किलो ये आपको डीएपी रहेगी। अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप एनपीके जो 12-32-16 होता है, 12-32-16 का इसका आपको लेना है, 12-32-16 ये आपको 3 बैग लेने हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है आलू में, तो आप इसको ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप चूज कर लीजिएगा। अगर आपको एनपीके 12-32-16 आप डालते हैं तो आपको पोटास और नाइट्रोजन की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप डीएपी डालने जा रहे हैं तो डीएपी के साथ में आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस डीएपी से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 40 से 45 किलो या 50 किलो तक आपको एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटास है वो आपको जरूर लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपके खेत में आलू पर जो है कीड़े लग जाते हैं, व्हाइट ग्रब वगैरह का शिकायत रहती है, दीमक की समस्या रहती है, तो आप इसके साथ में ही बेसल डोज में ही आपको रीजेंट अल्ट्रा कम से कम 4 से 5 किलो मिला देना है, या वो नहीं अवेलेबल है तो आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, नाम लिख लीजिएगा, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है, वो आपको कम से कम 6 से 8 किलो आपको ऐड कर देना है आखिरी जुताई में ही। इससे आपकी ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेंटोनाइट सल्फर लेना है। आपको बेंटो वाला जो सल्फर आता है दानेदार वाला, जो दाल के रूप में होता है, दाल की तरह से दिखता है, उसको आपको लेना है कम से कम 10 से 12 किलो, ये आपको प्रति एकड़ लेना है।
और एक चीज़ और आपको यहाँ पर मिलानी है बेसल डोज में, आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है आपकी फसल में, इसको आपको जरूर ऐड करना है। मैग्नीशियम आपको लेना है 20 से 25 kg, ये आपका प्रति एकड़ रहेगा। बहुत महंगा नहीं मिलता है, इसको आपको जरूर डालना है। अगर आपने अभी तक नहीं डाला था तो इसको आप डाल के देखिएगा, आपकी फसल में एक अलग ही उसका हरापन दिखाई देगा, एक अलग प्रकार की आपकी फसल जो है दिखेगी। दोस्तों मान लेते हैं कि आपके पास डीएपी भी अवेलेबल नहीं है, एनपीके भी आपको नहीं मिल रहा है, आपको मिल रही एसएसपी, तो आप क्या डालेंगे? एसएसपी आपको कितनी लेनी है? सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 6 से 7 बैग, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी मात्रा आपको इतनी लेनी पड़ेगी। साथ में आपको 50 kg यूरिया या 45 से 45 kg तक ले सकते हैं, एक बैग आपको यूरिया लेना है। और यहाँ पर आपको क्या लेना है? इसके साथ में एमओपी जो हमने बताया था आपको 50 किलो के आसपास आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश ये आपको ऐड कर देना है। मैग्नीशियम सल्फेट सेम आपका रहेगा। बस आप अगर एसएसपी डालेंगे तो इसमें सल्फर होता है, तो आपको ये सल्फर जो बेंटोनाइट हमने बताया था ये आपको नहीं डालना पड़ेगा, बस आपको यही एसएसपी से ही काम आपका चल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों फर्टिलाइजर की बात, इससे आपका बहुत अच्छा बेसल डोज बनकर तैयार होगा। दोस्तों पैदावार अधिक तभी मिलेगी जब आपकी वैरायटी जो है अच्छी होगी। तो अच्छी वैरायटियों में हम कुछ वैरायटी आपको बता दे रहे हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, जिसमें बहुत वैरायटी आती है। पहली आती है दोस्तों कुफरी पुखराज, ये आप नाम नोट कर लीजिएगा चाहे तो। कुफरी पुखराज हो गई, कुफरी आपकी बादशाह हो गई, ये 2 वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं। इसके अलावा दोस्तों कुफरी चिपसोना 1 और कुफरी चिपसोना 3, एक कुफरी हिमसोना, कुफरी ख्याति, इस टाइप की जो वैरायटी है ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। जो आप देखते हैं कि कोल्ड स्टोर में रखी जाती है, पूरा साल चिपसोना की वैरायटी चलती है, वो कुफरी चिपसोना 1 होती है, उसको आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन निकाल के देती है। तो हमारी प्रेफरेंस ये है कि आप कुफरी पुखराज या कुफरी बादशाह लगाएं, तो इसका उत्पादन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैरायटी के बाद दोस्तों अब आते हैं बीज की मात्रा पर। तो हमने आपको पहले बताया कि जितना आप बीज बोएंगे उसका 10 से 15 गुना तक आप निकाल सकते हैं, ये इसका आलू का एक बहुत विशेषता होती है। तो आपको बीज कितना लेना है? बहुत सारे किसान भाई बीज बहुत कम मात्रा में डालते हैं, जैसे बोलते हैं हमने 10 कट्टा बीज डाला है, 15 कट्टे डाला है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मीडियम साइज का जो आलू है वो आपको लेना है, और उसका आलू की मात्रा कितनी रहेगी? आपको लेना है कम से कम 10 से 12 कुंटल, 10 से 12 कुंटल आपको आलू जो है लेना है। अगर आप 10 कुंटल बीज डालेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका जो उत्पादन है वो 150 कुंटल के आसपास तक आप निकाल के ले आ सकते हैं। और अगर आप 12 कुंटल डाल रहे हैं तो थोड़ा सा और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। अब ये आपका बीज हो गया। अगर आपका बड़े साइज का आलू आपको मिला हुआ है तो आप उसके 3 से 4 पीस जो है कर लीजिएगा, लेकिन उसमें हर पीस में आंख जो है कम से कम 2-3 आंखें होनी चाहिए, तभी जो है वो अच्छे से जर्मिनेट होता है बीज। नहीं तो आपका जो पौधे हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, प्लांट पॉपुलेशन आपकी कम हो जाएगी और आपका उत्पादन जो है वो घट जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बीज उपचार की, क्योंकि आलू का उत्पादन आप तभी अच्छा ले सकते हैं जब आप बीज का उपचार करके बोएंगे। क्योंकि आलू में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो चेचक की आती है। तो चेचक और तना जो गलन होता है, जो कंद गलन होता है, वो समस्या देखने को मिलती है। तो आपको बीज उपचार क्या करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। हम आपको 3 केमिकल बता दे रहे हैं, तीनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो सिंजेंटा कंपनी का आता है, वाइब्रेंस प्रीमियम नाम से आता है दोस्तों, उसको आप कर लीजिएगा। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल बनाना है। जितनी भी आपको दवाएं बता रहे हैं, तीनों दवाएं आपकी सेम डोज पे रहेंगी। वाइब्रेंस प्रीमियम के नाम से आता है। एक यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन नाम से आती है, इलेक्ट्रॉन, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप बायर की एमिस्टो प्राइम नाम से दवा आती है, उससे भी आप सीडो ट्रीटमेंट जो है बीज उपचार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन डोज आपका सभी का बराबर रहेगा। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल बनाना है। 2 ml दवा पानी में डालनी है, उसके बाद मशीन में भर के आपका जितना आलू है उस पर आप स्प्रे कर दीजिए, जितना पानी लगेगा उतना आप लगाइए और अच्छे से उसको थोड़ा सूख जाने दीजिए। आलू को अगर कटा हुआ आलू है या फिर ऐसे नॉर्मल आलू है तो भी आप उस पर अच्छे से उसका एक लेयर बन जाने दीजिए, सूख जाने दीजिए, उसके बाद आपको बुआई करनी है। अब बात कर लेते हैं कि बुआई आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों बुआई आपको हमेशा पोटैटो प्लांटर जो मशीन होती है उससे करेंगे तो बहुत अच्छा, आपको स्पेसिंग मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हाथ से या मैनुअली कर रहे हैं, फावड़े से ऊपर मेड़ चढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको मेंटेन करके रखना है। जो आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो रखनी है कम से कम आपको 45 से 50 सेंटीमीटर आपको रखनी है, ये आपकी दूरी रहेगी। यानी 1.5 फीट के आसपास अगर आप लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे तो पर्याप्त दूरी हो जाती है। और कोण जो है आपको चौड़े बनाने हैं, जिससे आपकी आलू जब बैठेंगी उसमें तो आलू जो कंद बनेंगे उनका विकास हो, तो आलू जो है बाहर ना दिखे, नहीं तो उसमें धूप लग जाएगी और धूप लगने से उसमें हरापन आ जाएगा, जो सोलिन है वो बन जाता है, तो वो आलू मार्केट में बेचने लायक भी नहीं रहते हैं और खाने लायक भी नहीं रहते हैं।
तो इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो बीज से बीज की दूरी रहेगी वो आपको रखनी है कम से कम 15 सेंटीमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा, यानी 6 इंच के आसपास आपको दूरी रखनी है बीज से बीज की। तो इतना अगर आप रखेंगे तो जो हमने आपको बीज दर बताई है वो आपकी बीज दर इतनी पड़ जाएगी। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि बुआई के समय जब आप खेत तैयार करेंगे, सब कुछ आपने डाल लिया है, उसके बाद आपको अगर आपके खेत में नमी नहीं थी तो आपको पलेवा पहले कर लेना है, उसके बाद ही बुआई करनी है। नमी अगर कम होती है आपके खेत में तो बीज का जमाव, अगर आप जो आलू अंकुरित हुए होते हैं उनको अगर आप कम नमी में बोते हैं तो उनका जर्मिनेशन बहुत कम मिलता है। अगर आप जर्मिनेट किया हुआ आलू, जो अंकुर निकल चुके हैं, ऐसी आलू की बुआई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नमी उसमें जरूर होनी चाहिए खेत में, तभी आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। अगर आप डायरेक्ट आलू बो रहे हैं जिसमें अभी अंकुरण नहीं हुआ है तो आप हल्का सूखा खेत होगा, हल्की कम नमी होगी तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको 3 से 4 दिनों के बाद बुआई के हल्की हल्की सिंचाई कर देनी है, इससे आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गई बुआई की बात। अब बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि आलू में खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। अगर आप आलू में 25 से 30 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रोडक्शन 10 से 15% तक कम होने की संभावना बन जाती है। तो आपको आलू में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, हम आपको 2 तरीका बता दे रहे हैं। दोनों आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों में से एक कर सकते हैं। अगर आपके खेत में जिस तरीके से खरपतवार हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे पहला आपको करना है प्री इमरजेंसी में, यानी जो प्री वाला होता है, जो आप जब आप आलू बोएंगे उसके बोने के आपको 48 या 72 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एक दवा आपको बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, ये कंपनी बायर, आप नोट कर लीजिएगा, बायर कंपनी की सेंकोर नाम से दवा आती है। मेट्रीब्यूजिन उसमें 70% WP फॉर्म में होता है। उसकी आपको 100 ग्राम मात्रा लेनी है, मात्र 100 ग्राम दवा लेनी है और इसको आपको 200 लीटर पानी में घोल के अच्छे से स्प्रे कर देना है अपने खेत में। तो ये प्री इमरजेंस का भी काम करता है और ये पोस्ट इमरजेंस का भी काम करता है। जो हमने आपको दवा बताई है सेंकोर, ये दवा आप ध्यान रखिएगा, सेंकोर नाम से आती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप पहले भी कर सकते हैं और अगर आपने प्री में ये नहीं डाल पाई है तो आप इसका इस्तेमाल जब आपकी फसल 20 से 22 दिनों की या 25 दिनों की हो जाए तब आप यही मात्रा, इसकी 100 ग्राम मात्रा को आप इसमें 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिएगा। तो आपके जितने भी चौड़ी पत्ती के या जो भी खरपतवार हैं लगभग सब खत्म हो जाएंगे, आपके आलू पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों दवा है, ये दोनों जगह काम करती है, प्री में भी और पोस्ट में भी। प्री में आप पेंडीमेथिलिन भी ले सकते हैं, लेकिन ये दवा जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप पेंडीमेथिलिन का यूज भी कर सकते हैं, जमाओ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बुआई के 3 दिनों के अंदर अंदर आपको हमेशा कर देना है, 3 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल कर लेना है, नहीं तो आपके जर्मिनेशन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई देखिए आपको मिट्टी के अनुसार करनी है। अगर आपकी मिट्टी जो है बलुई मिट्टी है तो उसमें जल्दी जल्दी पानी आपको देना पड़ेगा, लेकिन पानी आप जब भी दीजिए तो बहुत ज़्यादा भर के मत दीजिएगा। इतना पानी दीजिए कि नमी जो है मेंटेन रहे और ज़्यादा जो तना होता है, जो कूड़ के ऊपर तना है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए, इतना आपको पानी देना है। वैसे हमारे यहाँ 3 से 4 सिंचाई करने पर जो आलू की फसल है वो पूर्णतः जो है खत्म हो जाती है, 3 से 4 सिंचाई ही लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मिट्टी चढ़ाने का जो काम होता है वो आपको जरूर करना है। मिट्टी चढ़ाना आपको कब करना है, जैसे आपके खरपतवार नियंत्रण आपने अगर नहीं कर पाया है तो आपको खुरपी से निराई गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई करते समय ही मिट्टी आपको कूड़ों पर चढ़ानी है। 20 से 25 दिन की फसल की अवस्था पर आपको मिट्टी चढ़ाना है हल्का हल्का, जिससे कंद जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखेंगे। और मिट्टी चढ़ाते समय आपको मिट्टी, जैसे आप निराई आपने कर दी, उस समय आपको कुछ खाद अपने फसल में देनी है, जो आप ध्यान करके नोट कर लीजिएगा। मिट्टी चढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, जो आपकी नालियां बनी हुई हैं इस तरीके से, जैसे आपके कूड़ बने हुए हैं, तो इन कूड़ों में आपको क्या करना है, यहाँ आपके पौधे लगे हुए हैं, इन कूड़ों में आपको क्या करना है, आपको लेना है 30 किलो के आसपास अपनी यूरिया ले लेनी है। 30 किलो तक यूरिया लेंगे और साथ में आपको क्या लेना है, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 30 किलो यूरिया। और यहाँ पर आपको लेना है 50 kg SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको DAP नहीं लेनी है यहाँ पर। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ले सकते हैं, तो आपकी यूरिया थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। यहाँ पर कम से कम 8 से 10 किलो, आप 20 से 22 किलो यूरिया लेंगे और साथ में DAP आप 1 बोरी यूज कर लीजिएगा। अगर आपको SSP मिल जाती है तो आप 50 kg जो SSP है ये ले लीजिएगा और 30 किलो यूरिया, इन दोनों को मिला करके आप इन नालियों में डाल दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, और ट्रॉप ड्रेसिंग कर देना है। पौधों पर लाइन में आपको नहीं देना है, नालियों में देना है। जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो वो साथ में मिट्टी के पौधों के पास पहुंच जाएगी, जड़ के पास। ये काम आपको करना है। इससे क्या होगा कि जो SSP है, जो सिंगल सुपर फास्फेट है, इसमें एक तो सल्फर है, दूसरा ये ऐसा काम करती है कि आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहती है, मुलायम बनी रहती है, जिससे जो कंद का डेवलपमेंट है, जो कंद का विकास है वो तेजी से होता है। और नाइट्रोजन जो है वो आपका ऊपर का जो तना है उसको बढ़ाने का, जो पत्तियों वाला हिस्सा है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ये खाद आपको जरूर देना है। इसका आपने अगर कभी तक कभी इस्तेमाल नहीं किया तो आप कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपकी बढ़वार जो है कम हुई है तो यहाँ पर आप इसी खाद के साथ में
आप जैसे सागरिका हो गया या फिर बायोविटा हो गया जो दानेदार फॉर्म में आती है, उसको उसकी मात्रा आप अगर सागरिका ले रहे हैं तो 10 किलो, और अगर आप बायोविटा ले रहे हैं तो आप 5 से 6 किलो भी आप दानेदार वाली मिला सकते हैं। उसको मिला करके आप साथ में ही डाल के और मिट्टी चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपको हल्की सिंचाई कर देनी है, मिट्टी चढ़ाने के बाद में हल्की सिंचाई करना है, जिससे जो आपने खाद दी है वो आपकी फसल को पूरी तरीके से मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हमने जो बायोविटा आपको बताई है या फिर आपको जो सागरिका बताई है उसका आप इस्तेमाल दानेदार रूप में आप नहीं कर पाते हैं साथ में, तो आप इसका स्प्रे भी ले सकते हैं। स्प्रे आपको सेम समय पर करना है। जब आप यहाँ पर कूड़ों पर मिट्टी चढ़ाएंगे, उसके बाद मिट्टी चढ़ाने के बाद में आप पानी लगा देंगे और जब हल्का हल्का पैर थमने लगे तब आपको सागरिका का या फिर बायोविटा का आपको स्प्रे ले लेना है। स्प्रे में आप एक इंसेक्टिसाइड भी ले लीजिएगा साथ में और एक फंगिसाइड भी। इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपके खेत में ना तो कोई फंगस लगेगा, ना ही आपके फसल में कोई कीट बचेंगे। जो थ्रिप्स वगैरह उस समय माहू वगैरह का अटैक होता है वो भी नहीं रहेगा, तो आपकी फसल बिल्कुल हेल्दी चलेगी। यहाँ पर आपको लेना क्या है, इसके लिए आपने ले लिया, मान लीजिए आपने लिया बायोविटा की मात्रा आपको कितनी रखनी है, आपको ये लेना है 250 ml। ये आपको 250 ml लेना है, ये लिक्विड वाला। और साथ में आपको यहाँ पर लेना है कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड। सबसे अच्छा रहेगा कि आप रिडोमिल गोल्ड लें। रिडोमिल गोल्ड में 2 टेक्निकल होते हैं, दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। इसकी मात्रा आपको रखनी है 25 ग्राम टंकी में। ये आपको 25 ग्राम टंकी में यानी कि 250 ग्राम प्रति एकड़। ये आपका 250 ग्राम हो गया एकड़ के लिए। 250 बायोविटा हो गया 250 ml आपका, या फिर आप सागरिका ले रहे हैं लिक्विड वाली, वो भी 250 ml लगेगी। दोनों में से कोई भी एक ले लीजिएगा। और यहाँ पर आपको 2 इंसेक्टिसाइड मिलाने हैं। एक तो आपको थायोमेथाक्साम मिलाना है 25% वाला, ये आपको रखना है 5 ग्राम टंकी में। और इसके साथ आपको मिलानी है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड आपको लेना है मात्र 10 ml टंकी में। ये आपको 4 चीज़ें मिला करके आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोई भी रोग कीट कुछ भी आपकी फसल में नहीं बचेगा। अगर एकड़ की बात करें तो आपको थायोमेथाक्साम हमने बता दिया 250 ml ये लेना है, 250 ग्राम आपको ये लेना है रेडोमिल गोल्ड जो है। और जो थायोमेथाक्साम है इसकी मात्रा आपको रखनी है 50 ग्राम मात्र एकड़ के लिए। और जो साथ में इमिडा है उसकी मात्रा आपको रखनी है 100 ml। ये चारों चीज़ें मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और आपको क्या करना है, जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाएगी, 40 से 45 दिन पर आपको क्या देना है वो आप नोट कर लीजिएगा। 40 से 45 दिन पर आपको फिर से खाद देनी है। इस खाद में आपको क्या रखना है, आपको यूरिया लेनी है। यहाँ पर यूरिया कितनी लेनी है, थोड़ी सी पहले से कम लेनी है। आपको लेनी है लगभग 25 kg के आसपास यूरिया लेनी है। अगर आपकी ग्रोथ कम हुई है फसल की तो आप 30 किलो तक ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और मिलानी है, यहाँ पर आपको मिलाना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपको जो 33% वाली आती है वो आपको लेनी है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6 से 8 किलो तक आपको मिला लेना है। और इसी यूरिया के साथ में मिला करके आपको फिर से कूड़ों में ही डाल देना है और हल्की सिंचाई कर देनी है। बस आपका जो काम है यहाँ से फर्टिलाइजर का हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। आपको 20 से 25 kg आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। और इसके बाद आपको एक स्प्रे लेना है। इसके बाद जब आपकी फसल लगभग 45 से 50 दिन के आसपास होगी, ये खाद देने के बाद में 4 से 5 दिन के बाद आपको एक स्प्रे लेना है। उस स्प्रे में आपको क्या करना है, आपको लेना है यारा वीटा कंपनी की आती है स्टोपिट। ये आप इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे इसको। ये स्टोपिट है, इसमें कैल्शियम होता है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कंद का विकास बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो ऊपर तने का विकास हो चुका होता है उसको ये वहाँ से थोड़ा सा रोकता है ऊपर जाने से, और जो कंद का निर्माण है वो तेज़ी से करता है। और जो आपके कंद बनेंगे, कंद का साइज होता है वो मेंटेन होगा। आपके बड़े बड़े साइज के आलू निकलेंगे और लगभग समान मात्रा में आलू जो है बड़ा साइज में निकलेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका स्प्रे आपको लेना है। ये आपकी रहेगी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये आपको 500 ml प्रति एकड़ का डोज इसको रखना है और 200 लीटर पानी में मिला करके आपको अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की अवस्था में होगी तब। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में जितना आप उत्पादन पहले लेते थे उससे कहीं ज़्यादा आपको 10 से 15% तक तो अकेले यही उत्पादन आपका बढ़ा देगा। लेकिन आपका समय ध्यान रखना है, आपको जब आपकी 50 दिन के आसपास 50-55 दिन की फसल होगी तभी आपको ये इस्तेमाल करना है। इतना सब करने के बाद में जब आपकी फसल 60 दिन के आसपास हो जाएगी तब आपको एक स्प्रे और लेना है, क्योंकि उस समय पर आप देखेंगे कि अगर मौसम खराब रहता है, कोहरा पड़ रहा है, बादल आ रहे हैं, तो वहाँ पर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट जो झुलसा रोग होते हैं उनका समस्या आने की देखने की जो है जरूर मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, उससे बचने के लिए आपको एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड और एक अच्छा सा फंगिसाइड, साथ में आपको एक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम से बैक्टीरियासाइड आता है उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो ये 3 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आप लेंगे नेटिवो, ये बायर का आता है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। ये 100 ग्राम आपको एकड़ में रखना है।
और इसके अलावा ये है, ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको लेना है एमी स्टार टॉप। ये आपको एमी स्टार टॉप ले लेना है, ये सिंटा कंपनी का आता है, जिसकी आपको जो मात्रा रखनी है ये रखनी है 100 ml। 100 ml बस रखेंगे, इतनी मात्रा आपको रखनी है। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, ये हो गया आपका फंगिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप जो सबसे बढ़िया काम करेगा इस समय पर वो आपको लेना है एम्पलीगो। एम्पलीगो में 2 टेक्निकल होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो लार्वा होते हैं, जो अंडे होते हैं, जो कीट होते हैं, सबको एक साथ नष्ट कर देता है। तो ये आपका इसके बाद आपको कोई स्प्रे नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपको लेना है, इसकी मात्रा भी आपको 100 ml लेनी है 1 एकड़ के लिए। टंकी की बात करें तो आपको लेना है, टंकी में 10 ml मात्रा लेनी है इसकी, और 10 ml आपको इसकी लेनी है। ये दोनों फंगिसाइड में से कोई भी आप ले रहे हैं तो आप ये 10 ग्राम में होगा, ये 10 ml में आएगा। ठीक है, ये हो गया टंकी का डोज। इसके साथ ही आपको हो गया ये आपका हो गया फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड हो गया। यहाँ पर एक चीज़ आपको लेनी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने सुना होगा नाम, या फिर कासुगामाइसिन, दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए। इसकी मात्रा स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर आपको मिल रहा है तो इसकी मात्रा रखेंगे मात्र 2 ग्राम प्रति टंकी में। ये इसकी मात्रा रहेगी 2 ग्राम टंकी में। इन तीनों को आपको साथ में मिलाना है और स्प्रे करना है। ये अगर नहीं मिलता है तो आपको 20 ml लेना है कासुगामाइसिन। 20 ml के आसपास आपको लेना है कासुगामाइसिन। ये हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं जल्दी में। कासुगामाइसिन आपको ले लेना है। ये दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो वो आप जो मिले वो आप ले लीजिएगा। बस इसका स्प्रे आपको मार देना है, आपकी फसल रोगों से बिल्कुल दूर रहेगी। कोई भी रोग आपकी फसल के पास टिक नहीं पाएगा और ग्रोथ आपकी फसल की बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ पर आता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या है आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, जब आपकी फसल यहाँ तक पहुँच जाएगी, लगभग 2 महीने की फसल आपकी होगी, उस समय पर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, ये ज़मीन है, और यहाँ से जो पौधे हैं वो उसकी लंबाई जो है काफ़ी बढ़ रही है। फ्लावर आपको दिखने लगेंगे जहाँ तहाँ। तो जब आपको लगे कि इनका जो विकास है वो ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पर जो कंद है आप खोद के देखिएगा, उसमें अगर कंद आपको कम दिख रहे हैं या छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक PGR आपको लेना है। एक PGR का आपको इस्तेमाल करना है। उस PGR का नाम है दोस्तों, यहाँ पर हम 2 आपको बता रहे हैं, दोनों में से कोई आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। या तो आप लेंगे लिहोसिन। लिहोसिन की मात्रा आपको कितनी रखनी है वो आपको बता दे रहे हैं। इसकी मात्रा आपको रखनी है मात्र 200 से 250 ml। ठीक है, ये आपको रखना है 200 से 250 ml। ये एकड़ का डोज है। 200 लीटर पानी में आपको घोल के स्प्रे करना है। या फिर आपको मिल जाए चमत्कार, तो आप चमत्कार ले लीजिएगा। दोनों में से कोई भी डोज सेम रहेगा, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ये क्या करेगा कि जो पौधे की ऊपर की वृद्धि है उसको ये रोक देगा, और नीचे की तरफ आपकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपके कंद बनने थे उनका डेवलपमेंट तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपके जो कंद हैं वो काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट उनका जो है होने लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में जो आपका आलू के कंद हैं उनमें जो उनकी चमक जो है वो ज़्यादा रहे, उनका जो अच्छा सा गोल गोल आलू बने आपके, या उसमें जो शाइनिंग है छिलके की वो ज़्यादा आए, तो उसके लिए आपको एक स्प्रे लेना पड़ेगा। स्प्रे में आपको क्या लेना है, एक तो आपको NPK लेना है 0050। ये आपको ध्यान रखना है 0050 की। इसकी मात्रा आपको 1 से 1.5 kg रखनी है। अगर आपकी फसल बहुत बड़ी है तो आप 1.5 kg तक रख सकते हैं, लेकिन पानी आपको कम नहीं बनाना है। कम से कम 150 से 200 लीटर पानी आपको बनाना है। और ये 0050 के साथ में आपको क्या लेना है, बोरान। बोरान आप लेंगे तो आपकी आलू जो है वो चिटकेंगे नहीं। आपने देखा होगा कि आलू जब खुदाई होती है तो बहुत सारे आलू फटे निकलते हैं। तो फटे वो 2 वजह से निकलते हैं, या तो उसमें कैल्शियम कमी होती है या फिर बोरान की कमी होती है। तो बोरान आपको यहाँ पर साथ में लेना है 250 ग्राम। ये आपको सेम हम 10 टंकी का आपको बता रहे हैं, ये 250 ग्राम और ये 1 किलो, ये दोनों को मिला करके आप आपस में अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा। 150 से 200 लीटर पानी बनाइएगा और स्प्रे कर देंगे। बस आपकी जो आलू है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आलू सबसे अच्छी निकल के आएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनली कि आपकी लागत कितनी आएगी। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो हमने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से आपको बता दें कि लगभग आपका 40 से 45 हज़ार रुपए का खर्चा आपका आएगा। सब कुछ जोड़ने के बाद ये खर्चा इतना निकल के आपका आएगा 1 एकड़ का। इतने खर्चे के बाद आप सोचेंगे मिलेगा कितना, तो आप यहाँ पर उत्पादन निकाल के जो आपको इतना अगर आप करते हैं तो आपका उत्पादन निकलेगा 150 कुंटल से लेकर के 160 कुंटल। ये आपका उत्पादन इतना निकल के आएगा आलू में। अगर आपने सब कुछ अच्छे तरीके से किया है तो आपका इतना उत्पादन जरूर निकलेगा। और किसी किसान भाई ने तो 200 कुंटल तक उत्पादन इसका निकाला हुआ है ये सब करने के बाद में। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए आपका प्रॉफिट कितना होगा। हम प्रॉफिट जो है कम से कम कीमत पर निकाल रहे हैं। तो जैसे 10 रुपये का अगर हम एवरेज लेते हैं तो आपकी ये आलू अगर आपकी 150 कुंटल होगी तो ये 1,50,000 की होगी।
1.5 लाख की, यानी 1.5 लाख की आपकी आलू होगी। और अगर आपका ये 15 रुपये से कर देंगे इसको, अगर आपका भाव जो है 15 रुपये मिल गया तो आपका 2 लाख के ऊपर ये निकल जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट है वो आप देख लीजिए, मात्र 3 से 3.5 महीने में 1 से 1.5 लाख रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। एक बात दोस्तों और ध्यान रखना है कि ये जो आलू हम खेती हमने बताई है, यह आपको मध्यम और पछेती खेती के लिए बताई है। अगर आप कच्चा आलू खोदने के लिए, जो मार्केट में बेचने के लिए अगर खेती कर रहे हैं, तो जितनी भी हमने आपको क्रियाएं बताई हैं, जो जो चीज़ें हम बताए हैं, वो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। 60 दिन से पहले 60 दिन की आपकी आलू होगी, उससे पहले पहले आपको 55 दिन के आसपास ही सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। सारी सिंचाई, सारी खाद, सब कुछ कर देना है, जिससे आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा अगर आप कच्चे आलू की खेती के लिए कर रहे हैं तो। नहीं तो जो खेती आप नॉर्मल करते हैं, जब आप पक्का आलू खुदाई करते हैं, छिलका पका हुआ खुदाई करते हैं, तो उसके लिए हमने ये तरीका आपको बताया है। अगर आप इतना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका उत्पादन जरूर बढ़ के आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें कोई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। और इस वीडियो को लाइक करने के बाद में हाइप जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।